हाफिज एहसान साहब, मेरी मिस इंटरप्रिटेशन है, मेरी कज फहमी है कि मुझे इस जुमले का मतलब कि उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता और वो जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, ये मुझे इस तरह से समझ आया है कि ये इस चीज़ को वो दबाव डालना समझ रहे हैं कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लें, या फिर वो कुछ लीगल प्रोसेस पूरा कराना चाह रहे हैं, उसके बाद खुद ही ले लेंगे, अभी काफ़ी टाइम पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और बड़ा एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके आगे जो आपने कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का या उसके बाद आप सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारी चीज़ें आपने जो कही और स्पेसिफ़िकली फिर आप उस चीज़ के अंदर आ गए हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक रिप्लाई समझ लें, एक एक्सप्लेनेशन समझ लें कि उन्होंने एक प्रेस नोट जो वो इशू किया है। तो तीन चीज़ें इसके अंदर बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कभी भी इन चीज़ों से सीखा नहीं है कि जिस प्रोसेस के अंदर वो रहे होते हैं, उस प्रोसेस को अंदर जब वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। और आप इसको 25 साल की अगर पुरानी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर लेके चला जाए तो उसके अंदर जब एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ चीज़ करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहती है, मामला फिर जो है वो कोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर जाता है और अगर कोर्ट को फैसला करती हैं तो जो कहता है कि वो मेरे हक़ के अंदर आया वो कहता है ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंसाफ की जीत है, और जिसके ख़िलाफ़ आता है वो ये कहता है कि नहीं जी ये तो शायद अदालत जो है उस पर कोई प्रेशर है या अदालत ने कंप्रोमाइज़ कर ली है। अगर आप 9 अप्रैल 2022 से ले के आज हम खड़े हुए हैं इस वक्त दिसंबर के अंदर 2 दिसंबर 2023 के अंदर हैं, अगर इन सारे सिचुएशंस को आप एनालाइज़ करें और इन सारे केसेस को आप देखें तो अगर 9 अप्रैल का आप फैसला देखें तो उसके अंदर एक फ़ैसला आया कि एक पार्लियामेंट के अंदर एक एडवाइस की गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को की गई और एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उसको फ्रस्ट्रेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया और उसके बाद जो है वो असम्बली जो है वो रिस्टोर हुई। उसके बाद आप देखें कि पंजाब के अंदर 63A का अगर आया तो एक पार्टी ने कहा कि ये इंसाफ की जीत है और दूसरी ने कहा कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अंदर जो थे पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर थे वो वहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद आप देखें कि जब गवर्नर्स ने चीफ मिनिस्टर्स को रोका काम करने से तो उस वक्त पंजाब के अंदर जब कोर्ट्स ने इंटरवीन किया तो जो हार रहे थे या जिन्होंने फैसला किया उन्होंने कहा गलत है और जो जीत के उन्होंने कहा कि लॉ है। फिर हमारे मुल्क के अंदर नैब का एक लॉ है जिसके अंदर पीटीआई के चेयरमैन बजाते खुद उसके अंदर पिटिशनर थे। नहीं मैं एक चीज़ करना ना मैं उस नहीं अकबर भाई मैं उसी चीज़ के अंदर आ रहा हूँ ना, मैं उसी चीज़ के अंदर। अब जो अभी रिसेंट एक फैसला आया जिसके अंदर आपने नैब की सारी अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन किया और उस स्ट्राइक डाउन के अंदर आपने देखा है कि फिर जो हारे उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट को करना नहीं चाहिए, और जिनके हक में हुआ और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा अच्छा उस चीज़ के अंदर आ गया है। अब भी जो आज इस चीज़ के अंदर आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशंस नहीं होनी चाहिए। उसका अगर प्रोसेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस किया है। नंबर 1 ये है कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस नहीं करती। हमारे सामने कभी भी एग्जाम्पल्स नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेना शुरू कर दे तो कल तो आपके मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो सर 184 फंडामेंटल राइट्स के वाले से इसी वजह से रखा हुआ है, लेना चाहिए उनको खुद अगर और नजर आ रहा है इतने अरसे से ब्लेटेंट वायलेशंस नजर आ रही है फंडामेंटल राइट्स। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना कि अदालत के अंदर जब आप जाते हैं तो आपने उन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस को साबित करना होता है कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। हो सकता है किसी का परसेप्शन कुछ और हो, किसी का परसेप्शन कुछ और हो, लेकिन मामला जब अदालत, अब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि मैं इन जो चीज़ें अगर मेरे पास आएंगी तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि एक आपका प्रोसेस है, आपके अच्छे लॉयर्स हैं, 184(3) का है और उसके अंदर भी जो लॉ आया हुआ है वो एक चीफ जस्टिस और उसके साथ 2 जजेस बैठते हैं, वो फैसला करते हैं कि अगर 184(3) का केस बनता है और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 5 मेंबर्स बेंच बन जाएगा। तो हमें इन चीज़ों के अंदर जो है वो अभी प्रीएम्प्टिव नहीं करना चाहिए कि शायद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो चीज़ कही है उससे शायद हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे शायद हट रही है या उसको चाहे अपनी आंखें बंद कर रही है। ये बात ऐसी नहीं है। और आपने
आपने अभी भी देखा कि जो 8 फरवरी वाली डेट आई थी उसके अंदर ये भी पिटीशन पीटीआई ने की थी और ये फैसला पीटीआई की कॉन्सेंस से आया कि ठीक है 8 फरवरी के अंदर आए। तो चीफ जस्टिस अच्छा, मैंने ना झगड़ा साहब की तरफ जाना, लेकिन हाफिज साहब मैं एक आपको वैसे याद करा देता हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके अंदर भी वो अतर मिनल्ला साहब का नोट आया जी, बिल्कुल आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब वो जनाब 3 जजेस बैठेंगे, वो एक पैनल बनेगा, वो डिसाइड करेंगे, वो ठीक हो गया। आप वैसे एक बात सिंगल चीफ जस्टिस की अब अथॉरिटी या प्रोरोगेटिव नहीं रहा, डन हो गया। मैं एक छोटी सी बात आपसे ये पूछने लगा हूं, एक केस था कि हुफाज कराम को 20 नंबर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। उसके दौरान एक अखबार का तराशा काजी फायजी साहब तब जज होते थे, वो उन्होंने निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ये सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ क्यों डेवलपमेंट फंड्स दे रही है एमपीएस को, एमएनएस को, तो वो उस पर उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था। वो बड़ा मामला था खुदा के खौफ से, या फिर ये बड़ा मामला है कि लोगों की प्राइवेसी नहीं रह गई। नहीं, आपको पता है उसके लोग, आपको पता है उसके अंदर क्या हुआ, लोगों को जलसा करने की इजाजत नहीं। नहीं, मुझे पता है सर। ना सिर्फ आप उस पे नहीं मैं जा रहा, ना अकबर भाई, सिर्फ आप उस ना उसके अंदर एक ये हुआ कि वो जो सुओ मोटो लिया गया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा और उन्होंने उसको खारिज किया। जी हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन काजी साहब ने तो उठाया ना वो मामला, जस्टिस ने, उन्होंने एक ऑर्डर भी किया कि आइंदा पीटीआई का कोई भी जो चेयरमैन का केस है वो नहीं सुनेंगे। तो लिहाजा आप जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस काम को अंडू कर देती है या आगे लेके जाती है, तो काइंडली आप उसको भी एक्सप्लेन करें ताकि फैक्ट्स जो है वो करेक्शन की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ हैं। सर, ये सबसे पहले तो क्लियर कर दीजिएगा, जो पहली कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज कि आपके पार्टी आइन के मुताबिक पिछला इलेक्शन आपने नहीं करवाया, तो ये वाला आपने पार्टी आइन के मुताबिक करवाया। और दूसरी चीज़ ये बता दें, वो अकबर बाबर साहब कह रहे हैं कि मैंने भी हिस्सा लेना था, तो मुझे ना लिस्टें दी गई हैं, ना मुझे पेपर्स जमा कराने के लिए कुछ बताया गया। इन दोनों चीज़ों को ज़रा क्लियर कर दीजिए। वो कहते हैं मैं शिकायत लगाऊंगा जाके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, आपने जिस तरीके से सवाल पूछा है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम रियासत पाकिस्तान जिस हालात से गुज़र रही है और जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि आइन पाकिस्तान को एक तरफ रख दिया गया है, मुल्क बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। और मुल्क में अगर जमहूरी प्रोसेस रुक जाए तो और ख़तरात आपको बढ़ जाते हैं। एक पार्टी है जो कि ना को डिस्क्वालीफाई है, वो एक प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन उसको किस तरीके से टेक्निकल तरीके से रोका जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ दूसरी जो इतराज़ करती हैं, जो आपने कहा है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अंदर इलेक्शन देख लें तो उनके इलेक्शन तो इंट्रा पार्टी होते ही नहीं है। वो एक पेपर लेते हैं और आगे लिख देते हैं फलां फलां। वो मैं अभी दिखाता हूं सर, वो मेरे पास क्लिप्स भी पड़े हुए हैं। आपने वैसे अपने आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाए हैं आज? मैंने जो इलेक्शन कराए, जो आपने फरमाया कि जो उन्होंने हमारा जो पहली पटिशन थी उसका फैसला किया और हमें 20 दिन टाइम दिया। अब 20 दिन टाइम हमें देना और जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन की डेट है और उसका नेक्स्ट वीक उसका भी शेड्यूल आ रहा है, उसमें लोगों ने जाना है उस इलेक्शन में। अब देखें कि कितना हमारे लिए मुश्किलात हैं। इस इलेक्शन को मैंने अपने आइन के मुताबिक, जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंटर पार्टी इलेक्शन का, वो है 2019 और फिर अमेंड हुआ है 22 में, और इसके अंडर रूल्स हैं 2020। रूल्स की हर प्रोविज़न को फॉलो करते हुए मैंने रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट किए और पांच रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो 4 सूबों के रिटर्निंग ऑफिसर थे और एक सेंटर का रिटर्निंग ऑफिसर था। और जो शेड्यूल दिया 29 तारीख को हमने इनवाइट किया नॉमिनेशन पेपर, और यकम को हमने नॉमिनेशन पेपर मांगे, उनकी सिक्रूटनी भी की और उनके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन होता तो वो ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनना था। ये सारी डिटेल्स आपने अकबर बाबर साहब को क्यों नहीं दी? वो शिकायत करते हैं कि मैं मांगता रहा हूं, ये लिस्टें सिस्टम मुझे नहीं मिली। मैं बताता हूं, जब हम सारे प्रोसेस से निकल गए, यकम तारीख को जो मीडिया पे बैठ के मैंने मीडिया पे स्टेटमेंट सुनी है, बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाबर अकबर ने ना मुझसे रब्ता किया ना रिटर्निंग अफसर से रब्ता किया। जिस दिन 9 से लेकर 3 बजे तक ये प्रोसेस था यकम को, और अकबर बाबर खुद मीडिया पे कह रहा है कि मैं 4:45 बजे गया हूं। आप पहले ये देख लें कि एक आदमी खुद कहता है कि मैं वहां 5 बजे जाता हूं और वहां जाके नीचे एक वीडियो बना लेता है और मीडिया पे जाके ये कहता है कि जी मुझे वहां पेपर्स नहीं मिले। सही। क्या आप ये कहते हैं कि जी मैं तो एक पुराना मेंबर हूं,
आपने किससे रब्ता किया? आपने मुझसे रब्ता किया या किसी इलेक्शन कमीशन हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता किया? कोई रब्ता नहीं किया, राब्ता नहीं Totally किया। एक false चीज सर बड़ी allegations हैं। बुनियादी सी क्लियर कर दें, और इलेक्शन वो कहते हैं मैंने भी लड़ना था, मेरा भी इरादा था, वो पार्टी की सुना 2011 में उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई थी। अगर मुअत्तल अभी तक क्या मुअत्तल ही है वो उनकी रुकनीत, और फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते थे अगर ऐसा मामला? तो मैं बताता हूँ कि 2011 में उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी ने इनकी रुकनीत मुअत्तल की कि इसके पॉलिसी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। नंबर 2, हमारे पास होती है वेरीफाइड लिस्ट। अकबर एस बाबर से पूछें कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेरीफाइड मेंबर हैं? उसको भी छोड़ दें जो पुराना मेंबर है। हमने जो इलेक्शन, आप एक साल एक आदमी का वोट है, दूसरे साल वो वोट ही नहीं है, इसका तो हमारे सामने लिस्ट में वेरीफाइड वोट भी नहीं है। और जो इसका एलिगेशन है जाके मीडिया में बताना, वो टोटली इसने बताया कि जी मैं वहाँ गया और मुझे नॉमिनेशन पेपर नहीं मिले। भाई आप मुझे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अगर आपको नॉमिनेशन नहीं पता आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दें, मैं उस पर फैसला करता। तो ऐसे इस तरह का एलिगेशन लगाना, ये मेरे एलिगेशन है। और मेरा ख्याल है अगर इतनी लाखों की तादाद में वोटर मेंबर थे, आपको कोई और कंप्लेंट मिली है? अगर हमने इस प्रोसेस को गलत करना था तो इतनी कंप्लेंट्स आ जाती। हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है, पार्टी के अंदर से कंप्लेंट नहीं है, दीगर जमातों को अलबत्ता कंप्लेंट है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ना धांधली हुई है। हाफिज साहब आपसे मैंने एक सवाल पूछना है, मैं एक आपको पहले सुनाना चाहता हूं। सिर्फ दीगर जमातों के बारे में बाजवा साहब, क्योंकि दीगर जमातों को पता है कि हमें इलेक्शन में वोट नहीं मिल रहे, अगर वोट मिल रहे हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं।